Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are enjoying good health inshallah. Well students, our today's topic is locomotion in earthworm. तो earthworm में locomotion किस तरह से होती है? First of all, there is an important MCQ. Earthworm shows accordion-like movement in which CT and muscles both are involved. यानी earthworm की movement में सीटी और मसल्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मसल्स की तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं और सर्कुलर मसल्स भी होते हैं, दोनों मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। उसके बाद इसका प्रोसेस है किस तरह से वो लोकोमोशन या मूवमेंट करते हैं, दिस इज गिवन देयर एंड दीज वर द इंडिकेटेड एमसीक्यूज ओवर हियर, राइट। सो नेक्स्ट इज द लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में लोकोमोशन जो होती है वो बहुत ही स्विफ्ट होती है, बहुत तेज़ी से वो वॉक करते हैं, लेकिन वॉकिंग के अलावा वो फ्लाइट भी करते हैं बाय देयर विंग्स, राइट। और अगर हम बात करें इसमें कि प्रॉप की तरह कौन सी लेग यूज़ होती है, द मिडल लेग ऑफ द ऑपोजिट साइड एक्ट्स एज अ प्रॉप। प्रॉप की वजह से जो कॉकरोच है वो स्टेबलाइज रहता है, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखता है प्रॉप की वजह से, राइट। इन द मीन टाइम द रिमेनिंग 3 legs begin to move together and the process is repeated. This is the whole process of locomotion of cockroach, right? So next is the locomotion in snail. तो snail में जो locomotion होती है वो किसकी मदद से होती है, फुट की मदद से, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सिमिलरली लोकोमोशन इन स्टार फिश, तो स्टार फिश में जो मूवमेंट होती है वो विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट होती है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह से लोकोमोशन और मूवमेंट होती है एंड दे यूज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी फॉर द मूवमेंट, लाइक स्टारफिश यूज द ट्यूब फीट फॉर मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स ट्यूब फीट के अलावा आर्म जो हैं वो भी यूज़ होती हैं स्विमिंग के लिए या मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये एक सक्शन कप बन जाता है इसकी मदद से, ट्यूब फीट की मदद से। सो दिस में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, राइट। सो नेक्स्ट इज द लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट्स। लोकोमोशन के साथ स्केलेटन की भी बात होगी वर्टिब्रेट्स में। सबसे पहले स्विमिंग इन फिश। तो स्टूडेंट्स जो फिशेस हैं वो स्विमिंग करती हैं अपने फिन्स को यूज़ करके, ठीक है। फिन्स यूज़ होते हैं फॉर द स्विमिंग मोस्टली। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो यूज़ होता हो फिशेस के मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए। एंड द बॉडी ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइन। सिमिलरली द डर्मल डेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिश and scales are present in bony fish. First of all, the dorsal and ventral unpaired fins help to stabilize the fish. फिश को अगर बैलेंस में रखना है तो उसके लिए अनपेयर्ड फिन्स होते हैं और वो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं डॉर्सल और वेंट्रल। फिर हम पेयर्ड फिन्स की तरफ मूव करते हैं, ये होते हैं पेक्टोरल और पेल्विक। इन फिन्स की वजह से जो फिश है वो बैलेंस भी रहती है और अपनी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज करती है। और कॉर्डल फिन जो होता है, टेल फिन, ये भी अनपेयर्ड जाहिर होता है और ये क्या करती है कि ये पेयर्ड फिन्स जो कि हमने देखे पेक्टोरल पेल्विक, उनके साथ मिलके फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फिश थ्रू वाटर इसका ये काम करती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फिन्स के काम है। डॉर्सल वेंट्रल का सबसे पहले बताया गया है, देन पेयर्ड फिन्स हैं जो कि पेक्टोरल और पेल्विक हैं उनका फंक्शन, एंड देन कॉर्डल फिन अलोंग विद द पेक्टोरल पेल्विक पेयर्ड फिन्स उनके साथ मिलकर फॉरवर्ड मूवमेंट करती है। अब बेयोंसी क्या होता है, बेयोंसी जो है ये फिश की एक करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से फिश इजीली वाटर में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जा सकती है। और बेयोंसी इन वाटर इज मेंटेन्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स इन बोनी फिश एंड इट इज कॉल्ड स्विम ब्लैडर। तो स्विम ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है बोनी फिश के अंदर जिसकी वजह से बेयोंसी जो है उसको मेंटेन किया जाता है फिश में, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट short question, what is buoyancy and how buoyancy is maintained and what is the function of swim bladder. This question may be asked in different perspectives, right? Next is the locomotion in amphibians. Amphibians में locomotion किस तरह से होती है?
पहली बात तो ये है कि लोकोमोशन जो एम्फीबियंस में है वो है कि वो रिगल करते हैं, रेंगते हैं अलोंग देयर बेली, रिगल करते हैं, ठीक है। वो स्विम ऑन लैंड, ये भी उनकी एक लोकोमोशन की एक फॉर्म है। एंड देन इन ए न्यूरॉन्स द entire skeleton and muscular system has become specialized for the peculiar swimming and jumping methods of locomotion by means of extensive thrust of both kinds of limbs and acting together. This may be asked in the form of MCQ कि ए न्यूरॉन्स कौन सा आर्डर है जिसमें फ्रॉग भी आते हैं और टॉड, ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो इनके डिफरेंट वेज होते हैं जंपिंग और स्विमिंग करने के, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि ये वॉक भी करते हैं जो ए न्यूरॉन्स हैं फ्रॉग, टॉड, और होप भी करते हैं लैंड पे, क्योंकि इनके हाइंड लिम्ब स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट इज द लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल की लोकोमोशन जो है मेथड ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग है, राइट। सो स्टूडेंट्स, रेप्टाइल्स में सर्वाइकल वर्टिब्री हैं। फर्स्ट टू जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं वो हैं एटलस एंड एक्सिस, और ये दोनों हेल्प करती हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड के लिए, ठीक है। और एक्सिस का मेजर काम क्या है, रोटेशनल मूवमेंट के लिए। फिर हम बात करते हैं, देखें पहली बात तो हमने कहा कि सर्वाइकल वर्टिब्री हेल्प करती हैं मूवमेंट के लिए। फिर हमने सर्वाइकल में फर्स्ट टू हेड के मूवमेंट के लिए बता दी एटलस और एक्सिस। फिर हमने कहा कि रिब्स जो हैं ये भी उसमें मूवमेंट के लिए होती हैं, ठीक है, जैसे स्नेक्स की रिब्स इस्तेमाल होती हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कि जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स थे वो बाइपेडल थे, यानी वो दो हाइंड लिम्स पे ही वॉक करते थे, राइट। क्योंकि वो हाइंड लिम्स पे करते थे तो इसकी वजह से उनके फ्रंट अपेंडेजेस जो थे वो फ्री होते थे, और उसकी वजह से वो फिर प्रे कैप्चर कर लेते थे, या फ्लाइट, सम एनिमल जो है वो फ्लाइट के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे फ्रंट अपेंडेजेस को। So इसमें cervical vertebrae, atlas, axis and then ribs, and similarly the hind limbs are used for movement in reptiles. तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ होते हैं मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट इज द लोकोमोशन इन एयर। एयर में लोकोमोशन जो होती है फ्लाइट होती है, यानी जो स्केलेटन है बर्ड का वो फ्लाइट के लिए मॉडिफाई हुआ होता है, और इसमें मोस्टली क्या है कि एयर स्पेसिस होती हैं बोन्स में, ठीक है। और उन एयर स्पेसिस की वजह से जो बोन्स हैं वो लाइट वेट होती हैं। देन हम ये देखेंगे कि फोर लिम्ब जो हैं वो किस में हो जाते हैं इवॉल्व, और हाइंड लिम्ब इस तरह से। तो फोर लिम्ब इवॉल्व हो जाते हैं विंग्स में, क्योंकि उनके स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स होते हैं, और इन पेक्टोरल मसल्स ने क्या करना होता है कि विंग्स को ड्यूरिंग फ्लाइट अप एंड डाउन इन्होंने पुल करना होता है, यानी फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो गए, और साथ ही साथ ये इनके स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स होंगे। देन क्या मॉडिफिकेशन आई कि स्टर्नम मॉडिफाई कील में होगी। कील एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मसल्स अटैच होते हैं बर्ड्स में, राइट। तो एक तो मॉडिफिकेशन फोर लिम्स की थी और एक मॉडिफिकेशन स्टर्नम की। अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो फैदर्स प्रेजेंट होते हैं, फैदर्स की वजह से लार्ज सरफेस एरिया विंग को मिलता है, और विंग जो है वो इजीली जो है फ्लाइट में हेल्प कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें कि फैदर्स की वजह से बॉडी वार्म भी रहती है, ये भी फैदर्स का फ़ायदा है। बॉडी स्ट्रीमलाइंड है ताकि कट कर सके इजीली एयर को, देन फ्लाई कर सके। देन इज द बर्ड फ्लाई करता है या वो पैसिव करता है या वो एक्टिव करता है। हमेशा याद रखिए पैसिव फ्लाइट हमेशा ग्लाइडिंग के लिए होती है, ठीक है, जैसे कि ईगल ग्लाइड करता है। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिव की तो एक्टिव हमेशा फ्लैपिंग ऑफ विंग्स होती है, जैसे कि एक स्पैरो या एक क्रो ले लें तो ये एक एक्टिव फ्लाइट होती है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर हम ईगल की बात करते हैं फ्लैपिंग है, तो इनमें विंग्स एक एरोफॉयल की तरह एक्ट करते हैं,
एरोफॉयल कोई भी ऐसी सरफेस है जो कि एयर स्ट्रीम को एक एंगल पे काटती है। अगर वो कट करती है एक एंगल पे एयर स्ट्रीम को, तो फिर क्या होता है कि एयर जो है वो उसके विंग्स के ऊपर से इस तरह से गुजरती है कि बर्ड को एक लिफ्ट मिलती है, और लिफ्ट मिलने की वजह से फ्लाइट होती है। ये है पैसिव फ्लाइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैसिव फ्लाइट। नेक्स्ट इज द एक्टिव फ्लाइट, एंड birds like crow और sparrow providing example of एक्टिव फ्लाइट। और एक्टिव फ्लाइट में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अपवर्ड करंट से मूवमेंट अगर नहीं मिल रही, तो फिर क्या होता है कि विंग जो हैं वो ग्लाइड नहीं करते हैं, क्योंकि इनके विंग्स जो हैं वो एरोफॉयल की तरह भी एक्ट नहीं करेंगे जिनमें एक्टिव फ्लाइट होती है, तो वो फिर विंग्स को फ्लैप करेंगे। ठीक है, फ्लैपिंग करेंगे, और फ्लैपिंग करने से क्या होगा कि एयर जो है बहुत ज़्यादा क्विकली कार्व सरफेस के ऊपर से गुजरती है। जब कार्व अपर सरफेस से इजीली एयर जो है क्विकली गुजरे, तो ऊपर जो है प्रेशर कम हो जाता है, जबकि नीचे जो है एयर क्योंकि इतनी स्लो है और प्रेशर ज़्यादा है, नीचे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर जो बर्ड है उसको एक ऊपर अपलिफ्ट मिलती है। ठीक है, और अपलिफ्ट मिलने से बर्ड जो है वो इजीली फ्लाई कर सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ active flight, right? This is the most important short question over here. Differentiate between. So next is the very important long question, that is locomotion in mammals, and plantigrade, digitigrade, and unguligrades. All of these may be asked in the form of short question MCQs respectively. Short question and MCQs. सो मोस्ट एफिशिएंट अगर हम बात करें वे है बॉडी को सपोर्ट करने का, तो वो मैमल्स में होता है। तो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैमल्स में होती हैं लिम्स की, क्योंकि लिम्स से ही मूव करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्लांटिग्रेड्स की, तो प्लांटिग्रेड्स हमेशा अपनी सोल्स पे वॉक करते हैं। ठीक है, सोल्स पे वॉक करते हैं प्लांटिग्रेड्स, और ये लोकोमोशन जो है ये मोस्टली मंकीज़ में, एप्स में, ठीक है, मैन और बियर इनमें देखी गई है। डिजिटिग्रेड्स नाम से ही जाहिर है अपने डिजिट्स पे मूव करते हैं। ठीक है, और ये प्लेंटिग्रेड की निस्बत थोड़ी सी तेज चलते हैं। ठीक है, और आप इनकी एग्जांपल ले लें, इनकी एग्जांपल में रैबिट, रोडेंट्स यानी कैट डॉग्स वगैरह आते हैं, तो आपको जाहिर बात है मंकीज और मैन की निस्बत कैट डॉग ज़रा फास्टर रन करते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटिग्रेड है। अंगुलिग्रेड्स होते हैं जो टिप्स ऑफ टोज पे मूव करते हैं। टिप्स ऑफ टोज उनकी मॉडिफाई हूफ में हुई होती हैं। हूफ होता है जो जैसे गोट या डियर या हॉर्स का जो उनके लेग्स के एंड पे उनका फीट होता है, जो मॉडिफाई हुआ होता है हूफ में। तो हूफ बेसिकली टिप ऑफ टो है जो कि मॉडिफाई हुई है हूफ में। तो ये हमारे पास अंगुलिग्रेड्स हैं। तो अंगुलिग्रेड्स वो होते हैं जो कि टिप्स ऑफ टोज पे मूव करते हैं, और ये टिप्स ऑफ टोज जो हैं ये हूफ में मॉडिफाई हुए होते हैं। जैसे गोट है, हॉर्स भी ले सकते हैं, डियर, इनकी मूवमेंट जो है ये प्लेंटिग्रेड और डिजिटिग्रेड इन सब की निस्बत इनकी स्विफ्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन होती है, बहुत तेजी से मूव करते हैं। दिस में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ लाइक एज आई हैव इंडिकेटेड फॉर यू. So again next is the very important topic, and a number of MCQ may be taken from this topic, and this may be asked in the form of long question. Evolutionary changes in the arrangement of bones and related mode of locomotion in major groups of vertebrates. So first of all हम MCQs यहाँ पे देखते हैं। MCQ में ये है फिशेज हैं वो प्रोपेल होती हैं फॉरवर्ड बाय मींस ऑफ मसल कंट्रैक्शन, राइट, एंड देयर इज कैरेक्टरिस्टिक एस बैंड लोकोमोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन जो है इस कहाँ होती है, कार्टिलेजनस फिश में लाइक डॉग फिश एंड शार्क्स, उनमें ये लोकोमोशन की टाइप होती है, राइट। दिस में भी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ. नेक्स्ट MCQ जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि 4 फीटेड जो एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं उनमें लेग्स बिल्कुल फ्रॉम द साइड्स ऑफ बॉडी निकलती हैं, इमर्ज होती हैं, एंड एस रिगल इज रिटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ बॉडी. Then girdles and limbs of tetrapods show clear-cut homologies in fundamental structure. तो 4-footed जो amphibians हैं या reptiles आप कह सकते हैं कि उनकी legs जो हैं बिल्कुल बॉडी की साइड से इमर्ज होती हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट इज
वो है टेट्रापोड पेल्विक गर्डल की। तो टेट्रापोड पेल्विक गर्डल इज यूनाइटेड फर्मली टू sacral region of vertebral column. So it is very important MCQ that tetrapod pelvic girdle is sacral region of vertebral column. A depression, the acetabulum. The acetabulum usually located at the point of junction of three bones, that is ilium, ischium and pubis, furnishes the articular structure of the femur. The limbs of tetrapods are fundamentally similar. Fore and hind limbs are also alike, right? And then tetrapod limb is primitively pentadactyl. Very important MCQ. And next, next is the in case of mammalian locomotion, the legs project beneath the body, providing more effective support. सो अगर हमने पहले रेप्टाइल्स का और एम्फीबियंस फोर फुटेड एम्फीबियंस की बात की, हमने कहा कि उनकी लेग जो हैं ऑन द साइड्स ऑफ बॉडी निकलती हैं, इमर्ज होती हैं, लेकिन जो मैमल्स हैं उनकी लेग्स beneath द बॉडी इमर्ज होती हैं. सो इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. एंड नेक्स्ट is the flight has evolved in three types of vertebrates. They are pterodactyls, birds and bats, and it involves more muscular effort than swimming and walking or running. तो इसमें ज़्यादा far more मस्कुलर एफर्ट लगती है स्विमिंग और वॉकिंग और रनिंग की निस्बत फ्लाइट में, और ये 3 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में इवॉल्व हुई है फ्लाइट. ठीक है. सो द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द लास्ट पेज आर द include the supracoracoid muscles provide power for the upward stroke. अगर फ्लाइट के लिए upward stroke चाहिए तो उसके लिए कौन सा मसल होगा इम्पॉर्टेंट? supracoracoid muscle. एंड नेक्स्ट अगर पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ विंग्स, स्पीड और टाइप ऑफ फ्लाइट जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, किस तरह से शेप ऑफ विंग जो है वो असर इन्फ्लुएंस रखता है स्पीड पे और टाइप ऑफ फ्लाइट पे, यानी स्पीड भी चेंज हो जाती है शेप की बेस पे और टाइप ऑफ फ्लाइट भी. तो उसमें अगर हम देखें कि जो लॉन्ग नैरो विंग्स होते हैं जैसे कि गर्ल्स के होते हैं और दूसरे सी बर्ड्स के, ये होते हैं ग्लाइडिंग के लिए, जबकि अगर हम शॉर्ट और ब्रॉड विंग्स की बात करें तो ये जैसे गार्डन बर्ड्स के होते हैं, ये होते हैं स्लो फ्लैपिंग फ्लाइट के लिए. सो अगर लॉन्ग नैरो विंग्स हैं तो ये होते हैं ग्लाइडिंग के लिए, जबकि शॉर्ट और ब्रॉड विंग जो होते हैं ये फ्लैपिंग के लिए होते हैं. और एग्जांपल्स में जो आते हैं ग्लाइडिंग के लिए गर्ल्स और सी बर्ड्स आते हैं, जबकि फ्लैपिंग में एग्जांपल में गार्डन बर्ड्स आते हैं. So students, this was the indication of important short questions and MCQs in the given topics. We have completed the chapter sport and movement with the grace of Almighty Allah. Okay, thank you very much.